फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के सीरीज में ये है आपका चौथा पार्ट। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2012 का और अभी तक 3 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है डिटेल में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 क्वेश्चन जो है आपका इसमें बोल रहा है, इफ द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस इज बर्न्ड, मतलब अगर किसी जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस प्लेस को जला दिया जाता है, द वन फर्स्ट टू अपीयर विल बी, इनमें से कौन सबसे पहले वहाँ पे ग्रो करेगा। देखिए, एक वेजिटे मतलब आप कोई भी प्लेस ले लीजिए जहाँ पे प्लांट प्लांट है, अगर आप उसको जला देते हैं पूरी तरीके से, मतलब कुछ भी ना बचे वहाँ पे, तो कह रहा है वहाँ पे सबसे पहले मॉसेज आएंगे, लाइकेन आएगा, लिवरवर्ट आएगा या ग्रासेस आएगा। तो मैं नॉर्मल आपको बता दूं, आप अपने घर के आसपास या इधर उधर जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे आपको पता नहीं है 20 साल पहले, 100 साल पहले वो हमेशा प्लांट थे, प्लांट ग्रो करते हैं, एक गिरा दूसरा उगा, ऐसे ऐसे होता रहता है। लेकिन प्लांट अगर किसी नई जगह पे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ी वहाड़ी है या उधर, तो उसका एक स्टेज होता है। ठीक है, एकदम बैरन बैरन तो अलग हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी प्लेस को पूरी तरीके से जला देते हैं, तब वहां पे ऐसा नहीं है डायरेक्ट कोई ट्री का सीड गिरेगा तुरंत वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लेवल्स होते हैं। सबसे पहले ऐसे प्लांट्स आएंगे जिन पे जो मतलब सरफेस एकदम सॉइल के सरफेस से ही और कम न्यूट्रिएंट में अपना काम चला सकें। ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इधर उधर न्यूट्रिएंट लेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, उनका कुछ हिस्सा सड़ के गिरेगा वहाँ पे उस ज़मीन में। फिर थोड़े उनसे बड़े प्लांट आएंगे और जब धीरे धीरे वहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब ढेर सारे ऐसे उनका सड़ने गलने की वजह से उस सॉइल की न्यूट्रिएंट बढ़ती है, तब लार्जर टाइप के प्लांट्स आते हैं वहाँ पे। तो इसका जो आंसर है, ये पहली बात तो इकोलॉजी से है। ठीक है, इस इकोलॉजी की सक्सेशन से, इस प्रोसेस को सक्सेशन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका आता है लाइकेन। लाइकेन के बाद मतलब जैसे यहाँ पे हुआ, मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ ना हो, बेयर प्लेस हो, मतलब ऐसे बर्न पे, तो वहाँ पे सबसे पहले लाइकेन्स आएंगे। अगर आप जैसे आपने सारा प्लांट किंगडम पढ़ा है, लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन एल्गी और फंजाई के क्या होते हैं? सिम्बायोसिस प्रोडक्ट होते हैं। तो एल्गी और फंजाई आप देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट हैं, तो उनका ये जो कॉम्बिनेशन लाइकेन है, ये ऐसे जगहों पे सबसे पहले ग्रो करता है। लाइकेन के आने के बाद उसके बाद आप देखते हैं क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं। मॉसेस क्या है? ब्रायोफाइट्स है। तो जो सबसे पहला प्लांट आप पढ़ते हैं एल्गी फंजाई के बारे में, फंजाई मान लीजिए प्लांट नहीं है, उसके बाद मॉसेस आते हैं। मॉस के बाद आप देखते हैं क्या आप पढ़ते हैं? टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। और मेनली अगर ऐसे नॉर्मल की बात करें तो लाइकेन आता है, मॉस आता है, फिर हर्ब्स ग्रो करते हैं छोटे छोटे, तब श्रब्स ग्रो करते हैं और ट्रीज। ये क्यों होता है जो सक्सेशन है? सक्सेशन मतलब ऐसा क्यों है, ये सीक्वेंस क्यों बन रहा है? क्योंकि ट्रीज ऐसे ही नहीं ग्रो करते, उनका रूट बहुत नीचे तक जाता है, बहुत इधर उधर जाएगा, उनको ढेर सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो ऐसे बर्न प्लेसेस पे डायरेक्टली जहाँ पे न्यूट्रिएंट ना हो वहाँ पे ऐसे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज़मीन में न्यूट्रिएंट होने चाहिए। तो वहाँ पे आप, इसका आंसर क्या होगा? लाइकेन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? इसमें से आपको बताना था कि फूड चेन क्या है। फूड चेन तो आपने पढ़ा होगा, तो ये भी इकोलॉजी का मेन टॉपिक फूड वेब है या फूड चेन, वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से आपको करंट सीक्वेंस चुनना है। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में फूड चेन आपको सिंपली पता होगा। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आते हैं या कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से खाना बना ले, उसके बाद उसको कोई खाता है, फिर उसको कोई खाता है। ठीक, मतलब पहले आएंगे प्लांट्स प्लांट्स को खाने वाले, फिर प्लांट्स को खाने वाले को भी दूसरा कुछ खाएगा जो एनिमल को खाता है। तो ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो फॉलन लीव्स से सबसे पहले जो लीव्स गिरता है उसको खाते हैं, मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी उस पे। तब बैक्टीरिया को क्या इंसेक्ट लार्वा खाता है?
इंसेक्ट लार्वा को तो मान लीजिए बर्ड्स खा सकते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है पहला वाला, ये सही नहीं है। बैक्टीरिया जो होता है वो डिग्रेडेशन का काम करते हैं, वो सॉइल में रहते हैं, उसको इंसेक्ट लार्वा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये फूड चेन का सीक्वेंस गलत है। दूसरा आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन है, ये मतलब पानी में जब आप देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर, जैसे एल्गी वेल्गी है, ये सब फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, जो पानी में रहते हैं, ऊपर एकदम सरफेस पे रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। और पानी में जो जू प्लैंकटन होते हैं, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट एनिमल्स, वो इनको खाते हैं। ठीक है। और जब उनके पास एनर्जी आ जाएगी, जू प्लैंकटन्स को फिशेस खाती हैं, और फिशेस को बर्ड्स खाती हैं, जैसे किंग फिशर वगैरह, आपने बहुत सारे बर्ड्स हैं जो फिशेस को खाती हैं। तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो सटीक है। फिर भी हम और दो ऑप्शन को देखते हैं। क्या ग्रासेस को फॉक्स खाता है? फॉक्स को रैबिट खाएगा, रैबिट को मैन खाएगा? ये जो सीक्वेंस है ये भी गलत है। ठीक है। फॉक्स जो होता है इधर उधर की चीज़ें भी खा लेता है, रैबिट जो होता है ये ग्रासेस को खाता है। तो ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है। फोर्थ पे चलते हैं। ग्रासेस को खाता है कैमेलियन, या गिरगिट जिसे आप बोलते हैं, गिरगिट को खाएगा इंसेक्ट, ये भी गलत है। चलिए, इंसेक्ट को कैमेलियन खाता है, कैमेलियन ग्रासेस को नहीं खाते हैं। तो इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। फाइटोप्लैंक्टन is consumed by zooplankton, zooplankton is consumed by fishes and fishes consumed by birds. ओके, अब चलते हैं 33 पे। पूछ रहा है, कह रहा है, इन बिग सिटीज एयर पोल्यूशन इज ड्यू टू। बड़े जो शहर होते हैं, एयर पोल्यूशन वहाँ पे किसके कारण होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट्स, सीवेज और H2S। चार ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, सीवेज जो है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। सीवेज पे जो होता है, मतलब गंदा पानी जो नाले वाले में बहता रहता है, ये जाके अल्टीमेटली पानी को गंदा करते हैं। और थर्मल पावर प्लांट जो हो गए ये अलग हैं, ये भी मेजर कारण नहीं है बिग सिटीज़ में एयर पोल्यूशन का। H2S तो मान लीजिए गैस है। ठीक है। तो मेन जो है रीज़न वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का। मतलब इन बिग सिटीज, इसका आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये भी एयर पोल्यूशन आपके इकोलॉजी पार्ट से आया हुआ है। इन द बिग सिटीज द यूज ऑफ व्हीकल्स इज मोर एंड देयर आर मोर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज देन स्मॉल टाउन्स। Both the vehicles and the industries factories are heavily dependent on the fossil fuels of petroleum and coal respectively. The burning of the fossil fuel result in the emission of the oxides of the carbon, oxides of the sulfur and the oxides of nitrogen that accumulate in the atmosphere to cause the air pollution. Hence the correct answer is fossil fuel. So कोई भी पूछे आप क्या बोलेंगे? In the big cities air pollution is due to burning of fossil fuel. Question number 34. A typical angiospermic embryo sac is usually 34 पे चलते हैं। 34 में आपने देखा होगा ये मेन टॉपिक है आप एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में भी मेन टॉपिक कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। वहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जो है, एम्ब्रियो सैक आपको डेवलपमेंट दिखाया जाता है। मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक जो टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है, वही पूछ रहा है टिपिकल मतलब कॉमन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो कौन सा होता है? 1 सेल्ड, 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड और 7 सेल्ड। तो एक एम्ब्रियो सैक जब आप देखेंगे, जैसे ये है पिक्चर, थोड़ा सा ब्लर है पर आप देखिए एम्ब्रियो सैक ऐसे आप देखते हैं, वहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ये जैसे 3 एंटीपोडल सेल हो गए, सेंटर में एक एक, फिर 2 सिनर्जिड्स और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो आपको मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बताया है, जब मैंने एम्ब्रियो सैक के बारे में आपको पढ़ाया था, अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के बारे में। वहाँ पे कई है, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, फिर 8 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, बहुत सारे टाइप में। पर आपसे कोई पूछता है, ये BHU में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ। तो यही है क्वेश्चन, आप देखेंगे कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजली, तो आप क्या बोलेंगे? पॉलीगोनम टाइप। और पॉलीगोनम टाइप क्या होता है? मोनोस्पोरिक होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आप को घुमा फिरा के कोई भी दे, तब आप इसका आंसर यही देंगे। देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजुअली 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 7 सेल। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, हेक्सास्पोरिक, 1 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 7 न्यूक्लिएट।
या यहाँ पे सेल्ड भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलीगोनम टाइप का है, एलियम टाइप का है, या ऐसे पूछ भी सकता था, तो ऑप्शन में कुछ भी रख सकता था। आपको ध्यान जानना है कि पॉलीगोनम टाइप का होता है मोस्ट कॉमन, और वो मोनोस्पोरिक होता है वही, क्योंकि ये एक स्पोर से मेगा स्पोर जब बनता है तो वहाँ पे 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो ये मोनोस्पोरिक होता है। और ये 8 न्यूक्लिएट होता है। 8 न्यूक्लिएट का मतलब, देखिए ये जो एम्ब्रियो सैक है पूरा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको काउंट सेल नहीं करना है इसमें, इसमें आपको न्यूक्लियस काउंट करना है। न्यूक्लियस आप देखेंगे 3 सिनर्जिस के न्यूक्लियस हुए, 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिट्स के, 3 2 5, एक सेल का एक 6, और 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। तो ये न्यूक्लियाई रहते हैं, 8 न्यूक्लिएट इसीलिए बोला जाता है, लेकिन सेल्ड डिफरेंट है। ये जो है, ये मान लीजिए 3 2 3 3 6 जो है सेल हैं, लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्रीली रहते हैं उसमें एम्ब्रियो सैक में। तो ये क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6, और पोलर न्यूक्लियाई खुद ही एम्ब्रियो सैक में है, जो कि 7वां सेल बनाता है, तो 7 सेल्ड। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये, तो 7 सेल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है इसमें से? रेड लाइट केवल, ब्लू लाइट केवल, ब्लू एज वेल एज रेड लाइट, और ग्रीन लाइट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन तो है ब्लू एज वेल एज रेड लाइट। तो ये लेकिन पता कैसे चलता है? आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलूँ कि प्लांट्स क्या वो ऑब्जर्व करते हैं लाइट। लाइट का सोर्स क्या है? सन। आपका सन जो है उसका लाइट जो होता है वो अलग अलग वेवलेंथ में आता है। ठीक है, गामा रेज होते हैं सन से निकलते हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे छोटा था, इसको इसमें बड़ा करके दिखाया गया है, इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। फिर इंफ्रारेड होता है, फिर रेडियो वेव्स होता है। अब ये जो इधर के हैं गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारे यूवी रेज, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज तो बहुत पहले ही नहीं पहुंच पाती पृथ्वी पर, यूवी रेज को ओजोन रोक देता है। विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सारे लॉन्ग वेव्स हैं, ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रीजन है ये विजिबल लाइट है, मतलब प्लांट्स इसी विजिबल लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अब उसमें से पूछा है कौन सा, ठीक है, रेड, इसमें से कौन विजिबल? आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ये देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर होता है विजिबल लाइट का अलग अलग। उसी में से पूछ रहा है कि कौन सा करता है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू एज वेल एज रेड लाइट, और ग्रीन लाइट। तो इसमें तो बहुत है, तो प्लांट का यूज़ करेगा। इसकी स्टडी जब हुई थी कि प्लांट का जो एक्चुअली एब्जॉर्ब क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो ये डिपेंड करता है जो क्लोरोफिल है वो क्या एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन एक तरफ वाई एक्सिस पे और वेवलेंथ एक तरफ रखा गया था। देखिए ये 400 से 700 है, मतलब पूरा विजिबल लाइट का। यहाँ पे जो आपने देखा 400 से 700, ये नैनोमीटर, मीटर, नैनोमीटर एक्चुअली होगा। तो ये इतना नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट है। इसमें से कौन सा एब्जॉर्ब करता है? जिसका पीक हाई है उसी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। इधर आप देखेंगे, ये देखिए इधर ये ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद यहाँ रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ज़्यादा। तो इसीलिए ये हमें नोन है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू एज वेल एज रेड लाइट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिस्टम फर्स्ट के समय पे या फोटोसिस्टम सेकंड के समय पे। तो कॉमनली बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लोग आपसे पूछते होंगे। बहुत लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है कि छोड़ता है, और बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मतलब वो कंफ्यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में। वो बोलते हैं भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका भी रेस्पिरेशन जो होता है वो उसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। ये अलग प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस है। तो लेकिन अगर जैसे केमिकल लेवल पे आप देखेंगे या मतलब सेलुलर लेवल पे,
तो ये भाई अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, जैसे हम ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ क्या है हमारी बॉडी में? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कहाँ से रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मान लीजिए प्लांट लेता है फोटोसिंथेसिस में, पर उसका यूज़ कहाँ है? लाइट रिएक्शन में है, डार्क रिएक्शन में है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में है, सेकंड में? इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे यहाँ से। ये पहली बात तो प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस से पूछा गया है। इसमें ये देखिए, पहली बात तो इस पिक्चर का सोर्स बायजूस जो आपका लर्निंग ऐप है वो है, ठीक है, वहाँ से मैंने पिक्चर लिया नेट से, बायजूस का। तो यहाँ पे आपको पता है फोटोसिंथेसिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। सन से जो लाइट आता है, ये जो आता है क्लोरोप्लास्ट में, ये होता है ग्रेना आपका, इसमें ये थीलाकॉइड्स हैं, इनके मेम्ब्रेन पे ही क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी पे लाइट रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, H2O का यूज़ होता है और O2 निकलता है, ठीक। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, ये एक्चुअली ये लाइट रिएक्शन, मतलब वहाँ पे तो ऐसे बाहर से दिखाया, ये एक्चुअली लाइट रिएक्शन में फोटोसिस्टम सेकेंड और फर्स्ट का यूज़ होता है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं आपके, ये सन से एनर्जी लेके उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है, फिर वो एक्साइट फियोफाइटिन को जाता है, फिर क्यूनोन को जाता है, फिर प्लास्टोक्यूनोन को जाता है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को जाता है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, मतलब ये सारे मेम्ब्रेन में ही रहते हैं। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इसका भी एक्साइटेशन ये सन के लाइट से होता है, ठीक है। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक्साइट होता है, ये जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन को, फिर फेरेडॉक्सिन को, फिर NADP प्लस को, ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में। अब यहाँ पे एक्चुअली ATP भी निकलती है इस प्रोसेस में, NADPH बनता है। तो ये जो देखिए यहाँ पे लिखा है एरो, ये दे रहा है, इसमें लाइट रिएक्शन से ADP और NADPH बनता है। इसका यूज़ होता है केल्विन साइकिल को कराने में, जिससे एक्चुअली डार्क रिएक्शन बोला जाता है। अब जो CO2 है यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसी डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, मतलब केल्विन साइकिल में यूज़ किया जाता है। केल्विन साइकिल, ये देखिए, ये केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम के साथ ऑक्सैलो एसीटेट रहता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट है, और इसी में 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इसी के साथ ज्वाइन करके, ये आप देखेंगे 5 कार्बन का रहता है, ठीक है। अरे रुबिस्को, यहाँ पे ये बनाता है रुबिस्को, ठीक है। इसको बना के केल्विन साइकिल में आप देखेंगे रुबिस्को एंजाइम है आपका, ठीक है, RUBP, वो जोड़ के सारा कुछ लास्ट में क्या बनाता है, शुगर बनाता है। तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट, वो एक्चुअली इसी केल्विन साइकिल में वो यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे केल्विन साइकिल तो दिया नहीं है, तो आपको ढूंढना है केल्विन साइकिल किस में होता है। अब मैंने आपको लाइट रिएक्शन में दिखाया, लाइट रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। डार्क रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ केल्विन साइकिल इन विच CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द पाथवे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर्स एक्सक्लूसिवली बाय। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एक्सक्लूसिवली मतलब और कोई मीन ना हो, ठीक, केवल उसी से होता हो। किससे होता है? विंड, इंसेक्ट, वाटर और मैन। तो ये जो क्वेश्चन है ये जिम्नोस्पर्म के जर्नल फीचर से आया वो क्वेश्चन है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जिम्नोस्पर्म में पूरा एक बड़ा प्लांट ग्रुप जो है उसमें पॉलिनेशन केवल और केवल विंड से होता है। वहाँ पे ना तो बीज जा रही हैं, ना तो बर्ड्स जा रहे हैं, ना तो बैट्स जा रहे हैं, ना आंट्स जा रही हैं उनका पॉलिनेशन करने। उनका पॉलिनेशन केवल और केवल विंड द्वारा होता है। वहीं अगर आप एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो मैन, वाटर, इंसेक्ट, विंड, ऑल पॉसिबल वेज ऑफ पॉली मतलब जो पॉलन को कैरी करने वाले होते हैं वो उसमें रहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल विंड के द्वारा होता है। तो ये जर्नल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। पूछ रहा है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, आपने पढ़ा होगा। ये पूछ रहा है कहाँ पे मिलता है? लीव्स ऑफ साइकस, स्टेम्स ऑफ सेलाजिनेला, रूट्स ऑफ मोनोकॉट्स और कैप्सूल ऑफ फ्यूनारिया। अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये मिलता है जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर में। इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ है यहाँ पे सारा चीज़ साइकस है, मतलब आपको रूट्स ऑफ मोनोकॉट्स, तो आपको मोनोकॉट्स भी पढ़ा होना चाहिए। मैं आपको इसलिए चीज़ें ये चीज़ बताता हूँ, कोई भी अगर आप एमसीक्यू या किसी ओल्ड आपका टारगेट है अगर आप बीएचयू में एंट्रेंस का, तो उसके सारे ऑप्शन पे आपको मेहनत कर रहा है। आपको कैप्सूल भी पढ़ना है फ्यूनारिया का, शायद उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ना हो। सेलाजिनेला का स्टेम भी पढ़ना है, कहीं वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हमें ना मिल जाए, या मोनोकॉट्स के रूट में ना मिल जाए, तो सारे का स्टडी आपको करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्योंकि इस ऑप्शन में सभी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाए कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है साइकस के लीफ में मिलता है, बाकी सारे ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ध्यान में नहीं देना है उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना है सारे ऑप्शन पे, ये आपके स्टडी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो वो तो जब आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, रूट का कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको सारा लेबल डायग्राम दिखाए जाते हैं, क्या चीज़ होता है क्या नहीं। तो उसके बेसिस पे अगर आपने स्टडी किया है तो आप स्ट्रांगली उस ऑप्शन को करेक्ट करके आते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। इट लाइज बिटवीन द एंडोडर्मिस और पैराकाइमेटस शीथ एंड द वैस्कुलर बंडल। ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है, ये एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है। वैस्कुलर बंडल आपको पता है वो किससे घिरा होता है, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से। तो एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में ये होता है आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, एंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल। ये 3 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रैकीड, ट्रांसफ्यूजन पैरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल। The amount, arrangement and the features of secondary wall of transfusion tracheus vary in different taxa। ये तो हो गया अलग चीज़ है। आप देखिए सबसे पहले ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, जर्मन बॉटनिस्ट थे फ्रैंक, उनका नाम था, उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को 1864 में, जब वो वैस्कुलर बंडल की स्टडी कर रहे थे। एक प्लांट है टैक्सस बकाटा का, उसका उन्होंने ही डिस्कवर किया था। और बहुत सारे टाइप के होते हैं टाप ये आपके ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, उनमें से एक पाइनस टाइप है, साइकस टाइप है। पाइनस साइकस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है, और अगर आप जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो इन दोनों के लाइफ साइकिल आपको पढ़े होने चाहिए। पाइनस में ये कहाँ होता है, पाइनस का जो लीफ होता है वो नीडल शेप्ड होता है। तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होता है, उसी के चारों ओर वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू रहता है, और लार्जर अमाउंट एबैक्सियल साइड पे रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पाइनस का टीएस है, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस हो गया। ये जो है जितना आप देख रहे हैं मीजोफिल है, रेजिन कैनाल्स भी पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, स्टोमा भी पाया जाएगा लीफ के इन लोअर सरफेस पे। ये हो गया आपका बंडल शीट, मतलब यहाँ पे बंडल शीट पूरा है, यहाँ पे आपको फ्लोएम और जाइलम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल हो गया, स्क्लेरेन्काइमा भी रहता है। और ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है, ये जो घेरा बनाए हुए है ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। पूरे को बंडल शीट बोलेंगे। बंडल शीट में इसके चारों ओर, मतलब जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू रहता है। ठीक है, फिर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हो गया। तो ये साइकस का ही है, साइकस मतलब ये तो पाइनस का है, ये जो लीफ आपने देखा, पाइनस में नीडल शेप्ड होते हैं। साइकस का जो लीफ होता है वो बढ़िया होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिम्नोस्पर्म में मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है आपका साइकस। 39 पे चलते हैं, बोल रहा है मॉलिकुलर सिसर्स जो यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो क्या है। डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, या हेलिकेज है। अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दो चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी का है ये पार्ट आपका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आया हुआ क्वेश्चन है। पर अगर आप डीएनए पॉलीमरेज देखेंगे अपने मॉलिकुलर बायोलॉजी से है, ये जो ऑप्शन है इसमें डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, ये तीनों मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम पे। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज करता है डीएनए को। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ करके, द मॉलिकुलर प्रिकर्सर ऑफ डीएनए, जिससे डीएनए मिलके बना होता है, मतलब डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है replication के टाइम पे। These enzymes are essential for DNA replication and usually work in groups to create two identical DNA duplexes from a single original DNA duplex। तो DNA polymerases क्या काम है, ये जब आपका सेल रहता है
उसका रेप्लिकेशन जब होने लगता है डीएनए का, तब ये डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए आपका खुलता है और एक स्टैंड, लीडिंग स्टैंड, एक लैगिंग स्टैंड पे यही एंजाइम काम करके फिर से कॉपी बना देते हैं, जिससे इवन लास्टली डीएनए 2 हो जाता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन में डीएनए लाइगेज भी है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ये भी एक एंजाइम ही है। ये ज्वाइन करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बॉन्ड बना के, और इनका रिपेयर में भी काम है। कभी कभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है तो। और डीएनए लाइगेज आपने पढ़ा होगा, जब वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे, जब डीएनए के शॉर्ट शॉर्ट वो बनते हैं तो वहाँ पे डीएनए लाइगेज ही है जो उसको जोड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन एंजियो न्यूक्लियस, जो इसका मॉलिक्यूलर सीजर जिसे बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का है ये। तो रजिस्ट्रेशन एंजियो न्यूक्लियस एक टाइप के एंजाइम है, या इसे देखिए कई नाम है, रजिस्ट्रेशन एंजाइम, रजिस्ट्रेशन एंजियो न्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्टेज इज एन एंजाइम दैट क्लीव डीएनए। इसका काम है डीएनए का क्लीव करना फ्रैगमेंट में एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ये रैंडमली क्लीव नहीं करता है, कुछ साइट को ये रिकॉग्नाइज करता है, वहीं पे ये क्लिक करता है, जिसे रिस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये एंडोन्यूक्लियस जो ग्रुप है एंजाइम, उसके टाइप हैं। दीज एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्किया। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है यूकैरियोट्स में नहीं मिलता, ये बैक्टीरिया और आर्किया में मिलता है। और इसका क्यों इसमें डेवलप हुआ है, ये एक एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म है वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर जो मतलब ये जो आपके हो गए बैक्टीरिया आर्किया, ये जो होते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, वायरस कैसे वो अपना प्रोजेनी बढ़ाता है, वो सेल के अंदर घुसता है बैक्टीरिया या आर्किया में, उसके बाद अपना डीएनए डाल देता है अंदर और उसी को कॉपी करता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब फॉरेन डीएनए सेल में आता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो बैक्टीरिया छोड़ेगा। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जो बाहर से फॉरेन डीएनए उसको कट कर देगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उसका खुद का डीएनए क्यों नहीं कट जाता, तो वहाँ पे है कि मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है बैक्टीरिया आर्किया के पास, जो मेथिल ट्रांसफरेजेज जिसे बोलते हैं, जिससे वो अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेता है और क्लीवेज ब्लॉक कर देता है। मतलब खुद का नहीं कटेगा, जो बाहर से डीएनए आ रहा है उसको काट देगा, तो इससे वो इन्फेक्शन से बच जाता है। तो इसीलिए इसको मॉलिकुलर सिसर्स भी कहते हैं। और एक है यहाँ पे हेलिकेज भी है ऑप्शन में। हेलिकेजेस एक्चुअली क्या होते हैं आपको पता है, डीएनए अनवाइंडिंग का काम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ही। ठीक है, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर सिसर्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। व्हाट डज बीटी स्टैंड फॉर इन पॉपुलर क्रॉप बीटी कॉटन। आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। कह रहा है यहाँ पे ये जो कॉटन तो मान लीजिए ठीक है आपका एक प्लांट है, बीटी क्या है, बीटी स्टैंड करता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बैसिलस टोमेंटोसा के लिए, बैसिलस थुरिजिनेसिस के लिए और बायोट्रांसजेनिक्स के लिए। किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 40 के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे ही कट करता है, मैं आपको दिखाना भूल गया। जैसे ये कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद थर्ड PST1 इको आरवी, तो इसका कट करने का तरीका ऐसे है। ये देखिए इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, मतलब AAGCTT, इसी का उल्टा देखिए, इसी का जस्ट आप उल्टा कर दीजिए AAGCTT। ये देखिए इसे, इसमें भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब सारे रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटते हैं। देखिए CTG, इधर पे देखिए CTG CAG, तो इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए GAT ATC GAT ATC। तब हिंद सेकंड क्या करेगा, ऐसे काटेगा, इधर से ए पे इधर से ए पे। PST1 क्या करेगा, इधर से G पे इधर से G पे। तो ये ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो डीएनए कट हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रेट कट करता है सेंटर में। तो ये तो हो गया, मैं आपको बता रहा था बीटी कॉटन के बारे में। एक्चुअली बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये क्या है, क्या है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। एक्चुअली ये एक क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है, बैक्टीरिया ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज। ठीक, ये होता क्या है, इसका जो जीन होता है, ये जो क्रिस्टलिन प्रोटीन वाला जीन है, ये हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लांट के जीन में डीएनए में डाल देते हैं। तब जब प्लांट्स अपना वो प्रोटीन वगैरह बनाता है, तो प्लांट ये भी इसका भी प्रोटीन बनाता है। और जब ये लार्वा जो होता है, मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा, मतलब लार्वा आपको पता है क्या होता है वो, या कैटरपिलर जो होंगे, वो जब
फोलिएज लीव को खाते हैं, उस प्लांट के लीव को खाते हैं जो कि ट्रीटेड है बीटी से, या जो ट्रांसजेनिक लीव्स हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं बीटी प्रोटीन को, इस क्रिस्टल प्रोटीन को, वो सोल्यूबलाइज हो जाता है उसके पेट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हाई पीएच होता है, उस कंडीशन में वो सोल्यूबलाइज हो जाता है। और एक बार सोल्यूबलाइज हो गया इंसेक्ट के गट पे, तो प्रोलेक्सिन उसका है प्रोटीन का, वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाता है उसका। अब उससे क्या होता है, ये क्लीवेज के बाद वो एक्चुअल टॉक्सिन बन जाता है। ठीक है, और वो जो अब ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है, ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया का, उसे डिफ्यूज़ कर जाता है, और वहाँ पे मिडगट के एपिथेलियल सेल से कुछ रिसेप्टर हैं, उससे वो बाइंड हो जाता है ये प्रोटीन, क्रिस्टिन प्रोटीन। ठीक है, और वो क्या करता है, पोर फॉर्म कर देता है उसके वहीं पे एपिथेलियल सेल पे गट के। ठीक, और उसके फिर क्या होता है, आयरन ग्रेडियंट उसका डिस्ट्रक्ट मतलब हो जाता है। एज अ रिजल्ट गट इज रैपिडली इमोबिलाइज एंड एपिथेलियल सेल लाइज हो जाता है। लार्वा क्या करता है, उसका फीडिंग स्टॉप हो जाता है, गट पीएच लोअर हो जाता है by equilibration with blood pH. This lowers the pH, enable the spore to migrate into the hemolymph and promote the bacterial spore to germinate. अब ये क्या करता है, ये स्पोर जो उसका होता है लोअर पीएच, तो स्पोर माइग्रेट करता है हीमोलिम्फ में उसके बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो है कैन देन इन्वेट द होस्ट, और फिर ये बैक्टीरिया क्या करता है, होस्ट को इन्वेट कर देता है और वो लार्वा आपका मर जाता है। तो ये सारी कहानी है बैसिलस थ्रोएंजेंसिस के पीछे। अभी आप केवल जानिए ये एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन, जो लार्वा को मार डालता है, तो इसके जीन को प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे ये चीज़ें जो है प्लांट में एक्सप्रेस होने लगती हैं, और जब लार्वा खाता है तो वो मर जाता है। ठीक, तो ये था आपके सारे क्वेश्चंस। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन के बाद नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने कोई नया वीडियो डाला है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, वो देखना मत भूलिएगा। प्रिपेयर करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलता हूँ मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।